नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा देवग्रुप तारानगर में 11th की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले रिलेटेड टू फिजिक्स चल रहा था और हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल का, समाकलन का, जिसमें मैंने ये बताया था समाकलन है क्या और इसके कुछ फॉर्मूलों की बात की थी। मैंने कहा समाकलन दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन वो होते हैं जिसमें लिमिट होती है, जिसमें हमें एक चीज़ पता होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक का हमें जिसे कहते हैं अंतरों का योग करना है, ठीक है, जो भी परिवर्तन है उनका योग करना है। और अनिश्चित समाकलन जिसमें हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम +c लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। चलो अब बात करते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी करवाए थे। इसके बाद हम लिख देते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के लिए समाकलन सूत्र। तो ये है इंटीग्रेशन फॉर्मूले फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो ये है। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, मैंने अवकलन जो किया था और उसका जो रिजल्ट मिला था, तो रिजल्ट का अगर समाकलन करें तो अवकलन वाली क्वांटिटी आती है। समाकलन का मैंने बताया था, ये निशान होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां साइन x का समाकलन करता हूं या साइन थीटा का समाकलन करता हूं, x की जगह थीटा हो सकता है, तो यहां d थीटा आएगा। और यहां अगर मैं x लिखता हूं तो यहां dx आएगा, अगर मैं यहां m लिखता हूं तो यहां dm आएगा। साइन थीटा का अगर मैं समाकलन करता हूं, ये समाकलन का निशान है, अनिश्चित समाकलन है, तो क्या होगा, माइनस कोस थीटा प्लस c, ठीक है। ध्यान देना, समाकलन की क्या पहचान होती है, s का निशान होता है। साइन थीटा होगा तो यहां पर d के फॉर्म में एक ऐसी राशि जुड़ेगी जो उसी से संबंधित होगी। साइन थीटा डी थीटा, साइन m डी एम, साइन x डी एक्स, इसी तरीके कोस थीटा डी थीटा, कोस x dx, इस तरीके से हो सकती है। प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर ही अनिश्चित समाकलन है। अगर यहां a से b होता तो यहां c नहीं आता, ठीक है ना, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तो यहां प्लस c आ जाएगा। चलो उसी तरीके से अगर बात करें कोस थीटा डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस c, ध्यान देना, ठीक है, साइन थीटा प्लस c। एक बार अगर तुम c नहीं लगाते, हम ये मान के चलो निश्चित समाकलन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी होता साइन थीटा का कोस थीटा और कोस थीटा का साइन थीटा होता है, ध्यान देना। उसी तरीके से सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा का मैंने बताया था क्या होता है, सेक थीटा प्लस c। मैंने क्या बताया था, सेक थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा, और इसका जो समाकलन होगा वो दोबारा क्या होगा, सेक थीटा होगा, ध्यान देना। तो अवकलन का अगर समाकलन करें तो पहली वाली राशि मिल जाती है। उसी तरीके से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का करें तो टेन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगी। ये तो अवकलन से संबंधित सूत्र हैं। लेकिन अब बात आती है, अगर ऐसा हो जाए साइन 4 थीटा डी थीटा, तो एक चीज ध्यान रखना, जब इसका समाकलन करोगे तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस कोस 4 थीटा, ये तो हो गया, क्योंकि साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है। बाकी वहां गुना में 4 आता था, यहां बटे में 4 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज का तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां करूं कोस 4 थीटा डी थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा और बटे में 4, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिलेटेड टू इंटीग्रेशंस, ठीक है। उतारो इसे, फिर करते हैं। चलो उतार लिए होंगे। इसके बाद
कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र समाकलन से संबंधित, अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। देखो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र की अगर बात करें, समाकलन ई एक्स डी एक्स, ई थीटा तो डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन, इसका समाकलन क्या होता है? मैंने बताया था ई एक्स का अवकलन भी एक्स होता है और ई एक्स का समाकलन भी ई एक्स ही होता है, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अगर हम बात करें dx अपोन में x, इसका समाकलन क्या होता है? तो ध्यान देना, log बेस ई एक्स। इसको बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिक्कत आती है। मैंने तुम्हें बताया था x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है xn+1 अपोन में n+1, यही तो था, इसका ही समाकलन था, इंटीग्रेशन था, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर n नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर x -n हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपोन में x, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जिसका ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि n नॉट इक्वल्स टू -1 करेंगे तो -1+1 x की पावर 0 और आंसर 1 आ जाएगा, जो कि बहुत गलत है। इसलिए अगर इस फॉर्मेट में होता है तो dx अपोन में x, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है, log बेस ई एक्स। ध्यान देना, log बेस ई एक्स प्लस c हो जाएगा। तो ध्यान देना कि x की पावर -n की फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला आता है या -1 की फॉर्म में आता है तो n बराबर अगर -1 होता है तो ये dx अपोन में x हो जाएगा, dx अपोन में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, xn नॉट इक्वल्स टू -1, जब xn dx का फॉर्मूला हो तो अगर -1 है तो हम इसे log बेस ई एक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला फॉर्मूला है। अगर ऐसा हो ई ए एक्स डी एक्स, तो ध्यान देना ई ए एक्स का ई ए एक्स अपोन में ए, ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे, बाकी इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। मैंने बताया था सीधा साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, सिंपल फॉर्म में ये आ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुमने। चलो एक नेक्स्ट है लास्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले में जो लास्ट है, क्योंकि हम अलजेब्रा के फॉर्म कर चुके हैं जो कि हमारी फिजिक्स में काम आएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक को कर चुके हैं जो हमारी फिजिक्स में काम आएंगे फॉर्मूले। इसके अलावा हम अवकलन कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर चुके हैं जो हमारी फिजिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा हम समाकलन के फॉर्मूले कर चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं जो हमारी फिजिक्स में काम आएंगे। और अब हम लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र। फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति, ये भी अगर देखा जाए तो हमारे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, जो मतलब गतिकी का चैप्टर है, स्थैतिकी के चैप्टर हैं, उसमें बड़े काम आते हैं। ग्राफ हमारे बड़े काम आते हैं और कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्मूलों में हम उन्हें सॉल्व भी करते हैं। वो किसी भी तरीके का मोशन हो सकता है, वो किसी भी तरीके का मोशन, जैसे हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है, सेंट्रीबिटल फोर्स है, जो कि राउंड शेप में गति होती है, वृत्ताकार पथ में गति जो कहते हैं हम, तो उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत काम आती है फिजिक्स में। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण जो कि तुम 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। और यह द इक्वेशंस ऑफ
स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस कहते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस होती क्या है? जब मैं बात करूंगा फिजिक्स में एक सीधी रेखा में गति, बिल्कुल एक सिंपल गति, एक 1D मोशन की बात करूंगा या फिर मैं 2D मोशन की बात करूंगा, ठीक है ना, जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तभी काम आएगा, तो उसमें हमारी ये समीकरण बहुत काम आएगी। मैंने बताया फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो हेल्प ली जाती है मैथमेटिक्स की ली जाती है, तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स अधूरी है, इसलिए हमारा मैथमेटिकल पार्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर मैं आईआईटी के बेस पर बात करूं तो आईआईटी में जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो जो फिजिक्स है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस तो, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, तो हमें कंसेप्चुअल हर चीज़ समझनी पड़ेगी। सरल रेखा का समीकरण होता है हमारे पास, पहले तो हम देख लें सरल रेखा होती क्या है। जैसे ये है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें चैप्टर स्टार्ट करना है और अब तक तो शुरुआत कर चुके होंगे देव ग्रुप के स्टूडेंट। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। कोई मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहां से ये मूल बिंदु है, यहां से जो चाप होती है इसे कहते हैं सी, इसे क्या कहते हैं सी। ये होती है ढाल, इसे कहते हैं एम, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, इसको हम यहां से करें, ये थीटा होती है, और यह मूल बिंदु से जो इस पर चाप लगाई जाती है वाई अक्ष पर, उसे कहते हैं सी। तो हमारे पास सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई अक्ष की लाइन है, एम यहां पर क्या है, प्रवणता, या फिर हम इसे कहते हैं ढाल, ठीक है। यहां सी क्या है, मूल बिंदु से वाई अक्ष जो कटान बिंदु है उसे सी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो समीकरण आती है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। तो ये हमारे पास सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। उतारो इसे, फिर दूसरी बात करते हैं। ठीक है, चलो ये उतार लिया होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं वृत्त का समीकरण। इसे कहते हैं द इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इक्वेशंस ऑफ सर्कल मैंने बताया था, सीधी रेखा की गति होगी, 1D मोशंस होगा तो ये बहुत काम आएगा। लेकिन जब हमारी कोई गति वृत्ताकार होगी, जैसे बात करें तो हम मेले में जाते हैं, एक मौत का कुआं गेम होता है, उस मौत के कुएं में क्या होता है, बहुत बड़ा जाल सा होता है या बहुत बड़ा इस तरीके की शेप होती है, और एक जो मोटरसाइकिल जो सवार होता है जिसने आगे मडगार्ड तोड़ रखा होता है ताकि ब्रेक ना लगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता और ऐसे बढ़ाता 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 यहाँ बढ़ाता बढ़ाता इस तरीके से। यहाँ क्या होते हैं, लोग खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ लोग खड़े होते हैं, और यहाँ ये जो सवार होता है ये इनसे हाथ मिलाता हुआ जाता रहता है, और धीरे धीरे जब स्पीड कम करता है तो वापस यहाँ चला जाता है। इस मोशन को जब हम पढ़ेंगे, हम इस मोशन को पढ़ेंगे, मैंने बताया ना फोर्स पर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे इसको हम, तो जब इनको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा वृत्त का जो समीकरण है यहाँ पर कितनी हेल्प करता है। क्योंकि अब जो मोशन होगा इन्हें सर्कुलर मोशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी सन के चारों ओर रोटेट होती है, वैसे तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में होती है, लेकिन फिर भी हम सर्कुलर मोशन में उसे क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में उसे पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूले या विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं इसे। तो विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स को सोच नहीं सकते।
तो शुरू शुरू में हो सकता है कि तुम्हें फिजिक्स बड़ी क्रिटिकल लग रही होगी, और मैंने अभी भी बताया था स्टूडेंटों को मेरी इनिशियली क्लासों को ज़रूर लें, मैंने कहीं से शुरुआत की है। अभी कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, वो कहते हैं सर आपकी जो इनिशियली क्लास है जो कि पहले स्टार्ट हो गई थी सर वो हम नहीं देख पाए हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐप से भी, जो मेरा ऐप है, जो ऐप हमने दिया है उससे भी वो रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने YouTube में डाली हैं, देव ग्रुप तारानगर जो है उसके YouTube में डाली हैं, तो इनिशियली जो है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड है, वहाँ से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी है जिसको नींव से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे दूसरा तीसरा चैप्टर तो बहुत मुश्किल होगा, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेस हैं आगे जाकर, क्योंकि वहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता जब 20 चैप्टर्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ तो विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो वृत्त के समीकरण की बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो देखो जैसे हमारे पास ये है, हम हर चीज को निर्देशांक में देखते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पढ़ाऊंगा इन फिजिक्स में तो बहुत अच्छे तरीके से इसका भी विश्लेषण करूंगा। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कहीं ना कहीं 10वीं में पढ़ रखा था, मूल पॉइंट है ये। ठीक है, सर्कल ही है ये। तो हम ये मान के चलते हैं ये ए है, ये वाई है। तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। ए जो है केंद्र, मूल बिंदु पर त्रिज्या है। ठीक है, ये चीज है, तो है वृत्त का समीकरण। इसे नोट करो, फिर तीसरे समीकरण की बात करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं। तुमने तीसरा कौन सा करवाए, दीर्घवृत्त करवा देते हैं। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं इलिप्ट। तीसरा नंबर है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त इसे इलिप्स कहते हैं। इलिप्स क्या होता है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये ओ है। ठीक है, तो ध्यान देना इसकी जो समीकरण होती है, जहां पे हम कह सकते हैं जो x है, सॉरी जो a है वो है अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये, और जो b है वो है अर्ध लघु अक्ष, क्योंकि ये अक्ष इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। अगर हम बात करें जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है। ठीक है ना, तो यह हम कहें कि सूर्य जो पृथ्वी की कक्षा उसके नाभि पर स्थित रहता है, इसमें ये जो अक्ष होता है ये इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो उतारो इसे। बात करते हैं पैराबोला की इक्वेशंस। चौथा होता है जिसे कहते हैं परवलय। पैराबोला, हम पैराबोला इक्वेशंस की भी बात करेंगे। पहली बात तो हम देखेंगे परवलय पैराबोला होता क्या है। जब हम किसी भी पत्थर को यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से फेंकें तो पत्थर कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। पैराबोला क्या होता है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम यहाँ से किसी पत्थर को फेंकते हैं, फेंकते तो इस तरीके से हैं, लेकिन पत्थर जाता कैसे है, कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये जो शेप है इसे कहते हैं परवलय, पैराबोला शेप। ठीक है, जो कि थीटा कोण से कहीं जाएगी,
जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी। तो अगर हम बात करें जो हमारे रॉकेट्स होते हैं, वहाँ से अगर हम कोई बम छोड़ते हैं, हम कोई मिसाइल्स छोड़ते हैं, इसके अलावा जो तोप से जो गोले जाते हैं, इसके अलावा क्रिकेट का सिस्टम जो होता है उसमें जो टाइमिंग शॉट होते हैं, वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करते हैं, पैराबोला पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, एग्जैक्ट प्लेस होता है, वो कितना कौन होता है जिससे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्षितिज दूरी पर जाएगी, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और इनको हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है, तो हम परवलय के बारे में पढ़ते हैं। परवलय होता क्या है? पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशंस होती है, अगर मैं बात करूं वाई अक्ष की, ये मूल बिंदु है, ये वाई है, एक्स है, तो ये होती है वाई स्क्वायर बराबर में के एक्स। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लूं तो ये होती है एक्स स्क्वायर बराबर में के वाई, जहां के क्या होता है? नियतांक होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये है पैराबोला की इक्वेशन, परवलय। उतारो इसे। एक चीज है जो काम आएगी नहीं और आएगी तो तुम्हारी एमएससी और बड़ी क्लासों में आएगी, और हो सकता है बाकी कि अगर आईआईटी के बेस पर देखें तो शायद इंट्रोड्यूस हो जाए, और वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर पर अति परवलय। देखो, मैंने बताया काम नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूं। लास्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये x है और ये y अक्ष है। इसमें क्या होता है? एक्स वाई बराबर में नियतांक के होता है, नियतांक, ठीक है, नियतांक होता है। या हम कहें x समानुपाती 1/y के और y समानुपाती होता है 1/x के। तो अभी हमने, ये अति परवलय शेप है, तो अभी तक हमने इतनी चीज़ों को देखा, इतने फॉर्मूलों को देखा। ये फॉर्मूले तुम्हें देखने हैं, ठीक है ना। बाकी इनके क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन समाकलन, अवकलन, द्विघात समीकरण, इनके तुम्हें करने दे, इसको केवल समझना है, ताकि सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस सी है, एक्स स्क्वायर बटे में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर जो है, जो कि सर्कल का समीकरण है। हाइपरबोला की बात अगर हम करें तो y बराबर में के एक्स, ये x बराबर में के वाई, ये चीज़ है, ये तुम्हें देखनी है, ताकि जब आगे से आगे फॉर्मूले में आए तो तुम्हें पता चल सके, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। ध्यान देना, कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कि फिजिक्स में यूनिट, मतलब हम कहें तो मात्रक क्या है, मात्रक प्रणालियाँ क्या हैं, ये स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरुआत यहाँ से होती है। अगर हम लास्ट साल के सिलेबस में देखें तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट था, लेकिन मैंने बेस बनाने के लिए चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया, जो कि इस बार के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ध्यान देना, अच्छे से मेहनत करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।